सो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं वेपोराइजेशन से। वेपोराइजेशन क्या होता है? आज सबको ही पता है कि वेपोराइजेशन क्या होता है। जब एक लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से उसके गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये आप सबको पता है ये बात। अब वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो आप तो समझोगे कि वेपोरेशन क्या होता है। लिक्विड को हीट करोगे और वो जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो क्या होता है, लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है। ये आपकी एट प्रेजेंट जो नॉलेज है उससे आप जानते हो कि लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है और उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना पड़ता है। ये आपको अभी तक पता है। लेकिन यहाँ पे वेपोराइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वेपोराइजेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बॉइलिंग, एक होता है क्या, बॉइलिंग और दूसरा होता है इवापोरेशन। क्या है दूसरा? इवापोरेशन। अब बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग जो आपको पता है, बॉइलिंग क्या आपको पता है कि लिक्विड है आपके पास, उस लिक्विड को आप हीट करोगे, हीट करने की वजह से वो चला जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट के जाने के बाद वो लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हीट देने से। ठीक है, ये बॉइलिंग है। बॉइलिंग करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नली हीट सप्लाई करना पड़ता है। हीट सप्लाई करने की वजह से उस लिक्विड की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक लिक्विड में उसकी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड का एक मोलिकुलर फेनोमेनन हम देखते हैं। मोलिकुलर फेनोमेनन क्या है लिक्विड की? लिक्विड सब्सटेंस में उनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उनके लिक्विड में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड में, एक सॉलिड सब्सटेंस में मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है मतलब वो भागम भागी नहीं कर सकता, वो अपने जगह से हिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये पेन ले लो, ये मार्कर पेन है, इसके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो भाग नहीं सकता है, वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता क्योंकि उनमें इंटर एटॉमिक सेपरेशन काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। इज लार्ज, इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन इज लार्ज इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन ज्यादा कब होंगे? जब इंटरमोलिकुलर सेपरेशन कम होंगे। ठीक है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, उनके इंटरमोलिकुलर सेपरेशन या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन इज लेस। जिसकी वजह से क्या होते हैं, लिक्विड मूव कर सकते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। मान लो एक वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, वाटर, एक बीकर में मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, अब उस बीकर का वाटर क्या होगा, यहाँ का वाटर घूम के यहाँ जा सकता है, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अब एक लिक्विड को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, तब वो अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है। और ये बॉइलिंग में ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको हीट से मिलती है। जो सप्लाइड हीट होता है, वो हीट सप्लाई करने की वजह से वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद
वो और ज्यादा हीट लेगा, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो लेटेंट हीट को लेके वो लिक्विड स्टेट से चला जाएगा अपने गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन के लिए लिक्विड को अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है। द लिक्विड need not to attain its boiling point। तो इवापोरेशन के लिए लिक्विड को अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं होती। ये इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर में होता है। it occurs at all temperature, हर एक टेम्परेचर में इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर में होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं। तो मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है, ठीक है, ये मेरे पास एक लिक्विड है। अब इस लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इवापोरेशन पे क्या होता है? उन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग पे एक लिक्विड का हर एक मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है, हर एक, उसका कोई सर्टेन पोजीशन नहीं है। लेकिन इवापोरेशन में जो लिक्विड सरफेस में होते हैं वो अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाते हैं। इसलिए इवापोरेशन को हम एक सरफेस फेनोमेनन बोलते हैं। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, इसलिए हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, घटना क्या होती है? यहाँ पे जो सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? उनको लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। उनको एनर्जी चाहिए, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। वो अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जंप करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? वो काइनेटिक एनर्जी मिलती है उनको अपने सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लिक्विड अपने सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस के लिक्विड, उसके सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे वो एनर्जी गैदर कर लेता है। वो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया मतलब उसको एनर्जी मिल गई, तो वो क्या करेगा? अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वेपोराइजेशन होता है। तो इन वेपोराइजेशन द molecules on the surface gets sufficient energy from the surrounding कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सराउंडिंग से। फ्रॉम द सराउंडिंग to get into the vapor state, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? सराउंडिंग से एनर्जी ले ली। इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स है उनसे एनर्जी कम हो गई, उन्होंने ले लिया एनर्जी, मतलब सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल से उनका क्या हुआ? एनर्जी कम हो गई, उनकी हीट कम हो गई, मतलब वहां का टेम्परेचर भी गिर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने परफ्यूम यूज किया ही होगा। परफ्यूम जो हर रोज हम यूज करते हैं, परफ्यूम जब हम यूज करते हैं तब क्या होता है? परफ्यूम में क्या होता है? एल्कोहल होता है, परफ्यूम में एसीटोन होते हैं। परफ्यूम में एल्कोहल, एसीटोन ये सब होते हैं, ठीक है।
और ये सब वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। वोलाटाइल मतलब जो तेजी से इवापोरेट हो जाता है, जो तेजी से इवापोरेट हो जाता है। तो ये वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो तेजी से अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाएगा इवापोरेशन के वजह से। तो जब आपने अपने बॉडी में परफ्यूम यूज किया तब क्या होता, आपको ठंडी महसूस होती है, तो यू गेट टू फील ए कोल्डनेस, तो आपको कोल्डनेस महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सब्सटेंस, वो जो परफ्यूम आपके बॉडी में आपने अप्लाई किया, वो क्या होगा, आपकी बॉडी में लगेगा। उसके बाद वो जो सब्सटेंस अल्कोहल या फिर एसीटोन होते हैं वो आपके बॉडी से हीट लेंगे, सराउंडिंग से हीट लेंगे, हीट लेके वो इवापोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी बॉडी पे यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, हीट एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कोल्डनेस महसूस होती है। ठीक है, तो सराउंडिंग से जब हीट लिया जाता है तो वहां पे एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो दैट मींस इवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, आई बात समझिए। तो इवापोरेशन के वजह से कुल हमें ठंड महसूस होती है, क्योंकि सराउंडिंग से एनर्जी लिया जाता है और हीट एनर्जी कम हो जाती है सराउंडिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी और वहां से वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे मान लो और भी काफी सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं इवापोरेशन का। इवापोरेशन यूज होता है कौन से केसेस में, एयर कूलर में इवापोरेशन का फेनोमेनन यूज किया जाता है, वो एयर कूलर में। ठीक है, तो एयर कूलर में क्या होता है, जो एयर है वो इवापोरेट होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। या फिर और भी मानते हैं कि समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप स्वेट करते हैं, आपको पसीना आता है, आप स्वेट करते हैं। जब वो पसीने इवापोरेट होते हैं तब आपको ठंड महसूस होती है। तो पसीना आना जरूरी है। पसीना नहीं आया तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो पसीना आना जरूरी है। तो अगर आपको पसीना आया तो आपको थोड़ी सी ठंड महसूस होगी, क्योंकि वो पसीना इवापोरेट होगा और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था इवापोरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब इवापोरेशन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इवापोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, the factors on which evaporation depends are, इवापोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर नंबर 1 उस सब्सटेंस की करेक्टर नेचर, उस सब्सटेंस की नेचर क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड। आपने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल को हम खुले रख दिए तो क्या होगा, पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है। उस उड़ने को हम कहते हैं क्या, इवापोरेशन। तो पेट्रोल इवापोरेशन के वजह से उड़ जाता है, इसलिए हम पेट्रोल को हमेशा बंद रखते हैं। ठीक है, परफ्यूम भी हम खुले नहीं रखते हैं क्योंकि परफ्यूम उड़ जाएंगे। और भी एसीटोन है, एल्कोहल आपको पता है, अल्कोहल का
आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तब भी हमें थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, क्योंकि सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होते हैं वो इवापोरेट होते हैं, सैनिटाइजर में अल्कोहल, इसलिए ही सैनिटाइजर में अल्कोहल दिया जाता है, क्योंकि वो मटेरियल्स हमेशा आपके बॉडी में ना रहे और अल्कोहल आपके जो कीटाणु हैं उनको मार सके। ठीक है, आई बात समझ में। तो सैनिटाइजर यूज करने पे हमें थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, क्योंकि अल्कोहल इवापोरेट होता है। अल्कोहल एक वोलाटाइल लिक्विड है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड में क्या कह सकते हैं हम, वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल, इथार, इथार एक वोलाटाइल लिक्विड है। उसके बाद हम लिख सकते हैं एसीटोन, गैसोलीन, इवापोरेट फास्टर, इवापोरेट फास्टर। तो दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, फास्ट इवापोरेट होते हैं, इवापोरेट फास्टर, जल्दी जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स। तो उनमें क्या होती है, वोलाटाइल लिक्विड में आग लग जाती है, आपको पता ही होगा, वोलाटाइल लिक्विड में आग लग जाती है। तो वोलाटाइल लिक्विड्स, जो लिक्विड वोलाटाइल होते हैं उनमें जल्दी से इवापोरेशन होती है, लेकिन वाटर एक वोलाटाइल लिक्विड नहीं है, उसमें इवापोरेशन थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वाटर को हम खुले रख सकते हैं। तो जो लिक्विड वोलाटाइल होंगे उनको हम खुले नहीं रख सकते, क्योंकि वो उड़ जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 होता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर उस लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। क्यों? तो लिक्विड एट हायर टेम्परेचर इवापोरेट्स मोर, लिक्विड एट हायर टेम्परेचर evaporates more। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का मतलब क्या है, एनर्जी, टेम्परेचर दिया मतलब एनर्जी उसको मिला, काइनेटिक एनर्जी उसको मिला। तो लिक्विड की ज्यादा टेम्परेचर है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, तो उसको सराउंडिंग से कम एनर्जी लेना पड़ता है, तो वो चला जाएगा क्या करके, इवापोरेट करके। तो अगर कोई लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा लिक्विड है 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों में से कौन, किसका इवापोरेशन जल्दी होगा, इसका इवापोरेशन जल्दी होगा, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इवापोरेट, इसकी सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और इसके सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको कम से कम एनर्जी चाहिए होगा सराउंडिंग से लेने के लिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन भी जल्दी से होगा। तो नेक्स्ट होता है क्या, एक्सपोज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर 3 एक्सपोज सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, खुला कितना सरफेस एरिया खुला हुआ है, सरफेस एरिया, मान लो 2 बीकर है मेरे पास, 2 बीकर में वाटर रखा हुआ है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। ठीक है, अब इसके सरफेस में देखिए मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके सरफेस में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन से वाले में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें ही ऑब्वियसली ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो इवापोरेशन ही ज्यादा होगा, सरफेस में अगर कम मॉलिक्यूल होंगे तो इवापोरेशन कम होगा। तो इसलिए सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है इवापोरेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो एक्सपोज सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस में मॉलिक्यूल्स कम होंगे और इवापोरेशन भी कम होगी। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑन द लिक्विड, प्रेशर, लिक्विड में कितना प्रेशर है, तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, प्रेशर ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा या फिर कम होगा,
pressure on the liquid. प्रेशर ऑन द लिक्विड. अब प्रेशर ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि प्रेशर का मतलब क्या है, ऊपर से इसको दबाया जा रहा है, ऊपर से इसको दबाया जा रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो और कोई भी प्रेशर मान लो, तो ऊपर से इसको दबाया जा रहा है. तो उस पर से इसको दबाया जाएगा तो वो इवापोरेट होना नहीं चाहेगा. वो इवापोरेट हो नहीं सकता ऊपर से, क्योंकि उसको ऊपर से दबाया जा रहा है. वो इवापोरेट नहीं हो सकता. इवापोरेट कम से कम वो इवापोरेट होगा, लेकिन जिसमें प्रेशर कम होगा वो सब्सटेंस ज्यादा इवापोरेट होगा. तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम इवापोरेशन, और जितना कम प्रेशर उतना ही ज्यादा इवापोरेशन. ठीक है, आई बात समझ में. अब नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी एयर में वाटर की परसेंटेज. तो एयर में वाटर होती है इन द वेपर फॉर्म. ठीक है, आपको पता है या नहीं पता, मुझे तो पता नहीं, कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब एयर में ज़्यादा वाटर वेपर से, तो इवापोरेशन कम होगी. अगर एयर में कम वाटर मॉलिक्यूल से, मतलब ह्यूमिडिटी कम है, तो क्या होगा, वहाँ से यहाँ एयर में क्या है, वाटर कम है, नीचे लिक्विड है, तो उससे लिक्विड फटाफट एयर में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपरेशन, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है. तो जहाँ पे रूम, मान लो दो रूम से एक रूम में स्टूडेंट कम है, एक रूम में स्टूडेंट ज़्यादा है. ठीक है, भर गए हैं पूरा का पूरा स्टूडेंट एक रूम में, तो कम स्टूडेंट वाले रूम में स्टूडेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, एक रूम में यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स है और यहाँ पे 25 स्टूडेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि इस रूम में जगह है. लेकिन अगर जगह नहीं है, मान लो दोनों ही रूम में 25-25 स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. या फिर मान लो यहाँ पे 20 स्टूडेंट है तो कम स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 5 स्टूडेंट है और यहाँ पे 25 स्टूडेंट है, कौन से केस में ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे? तो यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, ना कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है. तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर में वाटर की परसेंटेज. वाटर कितना है एयर में? अगर एयर में ज़्यादा वाटर है तो इवापोरेशन कम होगी, अगर एयर में कम वाटर है, कम वाटर वेपर है, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी. ठीक है, आई बात समझ में. तो these are the factors on which evaporation of a liquid depends on. अब इवापोरेशन और बॉइलिंग के हम कुछ डिफरेंसेस देखें तो क्या होगा? इवापोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंस. बॉइलिंग का एक और नाम इवोल्यूशन भी है. इवोल्यूशन जैसे आपके निकनेम्स होते हैं, चंटू, मंटू, जंटू, रामू, लालू, ऐसे बॉइलिंग का भी एक निकनेम है जो है इवोल्यूशन. तो इवापोरेशन और इवोल्यूशन में फर्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? फर्स्ट डिफरेंस हो सकता है इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर. इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये हर एक टेम्परेचर में होता है. ठीक है, ये कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग कहाँ पे होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. अब यहाँ पे क्या है? इवापोरेशन की सिर्फ और सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके इवापोरेशन होते हैं, लेकिन बॉइलिंग उस लिक्विड का हर एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग होता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज होता है. तो इट इज ए सरफेस फिनोमेनन. इट इज ए सरफेस फिनोमेनन.
phenomenon. It occurs on whole of the liquid. Whole of the liquid, पूरा के पूरे लिक्विड में बॉइलिंग होता है। और नंबर 3 क्या लिख सकते हैं? अच्छा it depends the surface on it occurs in the whole of the temperature. अच्छा it produces, कौन सा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और कौन सा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। it produces कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होगा? बॉइलिंग में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में हीट सप्लाई होते हैं। बॉयल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस में हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हीट सप्लाई करना पड़ा तो मतलब उसकी टेम्परेचर राइज होगी, सराउंडिंग की भी टेम्परेचर राइज होगी, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये सराउंडिंग से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग की टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। तो ये हीट कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और नंबर 4 लिख सकते हैं, ये एक फ्लो प्रोसेस है। ये एक फ्लो प्रोसेस है। ऊपर के मॉलिक्यूल जाएंगे धीरे धीरे एक एक करके, एक लेगा एनर्जी तो जाएगा, दूसरा लेगा एनर्जी जाएगा, तीसरा लेगा एनर्जी जाएगा। तो ऐसे होगा इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग में एनर्जी दिया सारे के सारे को, हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को पहुंचा दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या होगा? और एनर्जी दोगे, लेटेंट हीट दे दिया तुमने, तो ये चला गया अपना वेपर स्टेट में। तो इसलिए एक फास्ट प्रोसेस है। इट इज ए रैपिड प्रोसेस। इट इज ए रैपिड प्रोसेस। इट इज ए रैपिड प्रोसेस एंड इट इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में से, बॉइलिंग में कुछ डिफरेंसेस। आई बात समझ में? आई होप आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग अच्छे से समझ में आया हो। तो फिजिक्स में सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर समझोगे नहीं तो बाद में पछताओगे, तो बाद में बोलोगे कि सर फिजिक्स टफ है। लेकिन फिजिक्स टफ नहीं है। टफ कौन बनाता है फिजिक्स को? टफ स्टूडेंट्स बनाते हैं। क्यों? स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं, स्टूडेंट्स समझते नहीं। फिजिक्स को बायोलॉजी समझ लेते हैं, फिजिक्स को इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स तो ये सब नहीं है। फिजिक्स तो फिजिक्स ही है। फिजिक्स का लैंग्वेज भी है मैथमेटिक्स। फिजिक्स और हम सारे के सारे साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, सबसे फिजिक्स सबका बाप है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, किसी को बोलना मत, सर ने कहा। तो फिजिक्स में आपको अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, तब फिजिक्स से प्यार होगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आपने समझा नहीं, डेरिवेशन आपने किया नहीं, तो फिजिक्स की मार पड़ेगी आपको। प्यार या वार, प्यार या वार। प्यार आपको, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स समझेंगे तो होगा प्यार। अगर नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट, स्किप करेंगे क्लासेस, तो होगा वार। तो अब हम कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो काफी टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ 2-1 न्यूमेरिकल्स करके ही जाते हैं हम। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लिख लो। ए पीस ऑफ लेड, ए पीस ऑफ लेड weighing 500 gram. A piece of lead weighing 500 grams gives out 1200 calories of heat. 1200 calories of heat. तो उससे हीट कितना मिलता है? 500 ग्राम ऑफ लीड से
उससे हीट मिलती है 1200 कैलोरी। तो ग्राम ऑफ हीट व्हेन इट इज cooled from 80 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक 500 ग्राम का लीड है, लीड का टुकड़ा है 500 ग्राम का, जिससे हमें कितनी हीट मिलती है 1200 कैलोरीज ऑफ हीट मिलती है। कब मिलती है, जब हम उसको कूल करते हैं, उसकी टेम्परेचर हम डाउन करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको पता ही है 80 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब उसके पास एनर्जी है। उसका टेम्परेचर आपने डाउन किया तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। टेम्परेचर डाउन किया मतलब एनर्जी रिलीज होगी। टेम्परेचर अप करनी है, टेम्परेचर राइज करनी है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो वो चला आया 80 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से, मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी देगा आपको। तो कितनी एनर्जी दी उसने, 1200 कैलोरी ऑफ एनर्जी दी। तो कितना सब्सटेंस था वहां पे, 500 ग्राम ऑफ सब्सटेंस था। तो आपको निकालनी क्या है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी, उसके बाद क्या है, एंड वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 500 ग्राम का सब्सटेंस, तो मास लिख दो, कितना है, एक ही सब्सटेंस है, मास लिख दो 500 ग्राम, क्या है जो है वो लिख दो सबसे पहले। अब देख लो हीट कितना है, हीट कितना उससे मिला हमें, हीट मिला हमें 1200 कैलोरीज ऑफ हीट। तो Q है 1200 कैलोरी ऑफ हीट हमें उससे मिला। अब उसकी टेम्परेचर, अब हीट की फॉर्मूला हम देखते हैं, Q इज इक्वल टू ms थीटा। ठीक है, Q की फॉर्मूला है ms थीटा। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है वो देखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हमें S निकालनी है। तो हमारे पास क्या क्या है, मास है, m है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, Q टेम्परेचर, ये Q जो एनर्जी उससे मिली, हीट एनर्जी उससे मिली वो है, Q की वैल्यू हमारे पास है। और हमारे पास क्या है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, राइज हुआ या फिर टेम्परेचर कितना फॉल हुआ, वो होता है थीटा। यहाँ पर टेम्परेचर कितना फॉल हुआ, 80 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर तक आ गया, तो मतलब एनर्जी कितना फॉल हुआ, 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 80 माइनस 10 इक्वल टू बन जाएगा क्या, 70 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं थीटा, चेंज इन टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर या फिर फॉल इन टेम्परेचर। तो ये है आपका थीटा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पेसिफिक, फर्स्ट हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वी हैव या फिर वी नो Q इज इक्वल टू ms थीटा implies Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1200 इक्वल टू m की वैल्यू है 500, s की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू है 70, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, s निकल के आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 70 आ जाएगा। ये निकाल लेना तुम लोग, ठीक है, ये निकाल लेना, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, उसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये होगी इसकी यूनिट। आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, क्योंकि ग्राम में है, कैलोरी में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये निकाल लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी H इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी हम क्या लिखते हैं, ms, ठीक है ना, थर्मल कैपेसिटी को हम लिखते हैं ms। तो s की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, s की वैल्यू निकल जाएगी और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा
एम यहाँ से मिल गया एम, एम एस को सब्स्टिट्यूट कर देना, थर्मल कैपेसिटी लिख लेना और उसका यूनिट भी लिख लेना। उसके बाद क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, ये भी एम एस है। तो दोनों के वैल्यू सेम होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों के यूनिट डिफरेंट होंगे। क्या डिफरेंट होंगे ये आपको पता है, ठीक है। और पता नहीं है तो रिवाइज करो, हर चीज मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। आई बात समझ में। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।